Hello students, I am Savita Gupta, a language instructor. Welcome in Learn with Savita. आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th की इंग्लिश बुक हॉर्नबिल का 3rd चैप्टर डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूज रिटन बाय A.R. विलियम्स। तो इस स्टोरी को अगर मैं पूरा का पूरा संक्षेप में कहूँ तो देखिए, ये दुनिया रहस्यों से भरी हुई है। ऐसे ही एक रहस्य प्राचीन मिस्र के सबसे चर्चित राजा तूतनखामेन की मृत्यु के बारे में है, जिसके मृत्यु के रहस्य से पर्दा काफ़ी कोशिशों के बाद भी नहीं उठ सका। तूतनखामेन अपने राजवंश का अंतिम किशोर शासक था। इस वंश के राजाओं ने सदियों तक मिस्र पर शासन किया। किशोर राजा तूतनखामेन महज 9 या 10 साल की उम्र पर गद्दी में बैठा और 19 साल की अल्पायु में ही अज्ञात कारणों से इसकी मृत्यु हो गई। बहुत से लोगों का कहना है कि राजघराने में चल रही आपसी रंजिश के कारण इनकी हत्या हुई, पर इस बारे में कोई तथ्यात्मक सबूत नहीं मिले। तो ब्रिटानी जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे हावर्ड कार्टर, इन्होंने 1922 में वैली ऑफ किंग से इनकी मम्मी को ढूंढ निकाला। इनके कब्र को जब खोला गया तो वहाँ पर सोने और हाथी दांत के बेहतरीन कारीगरी वाले आभूषण मिले और मम्मी का जो पूरा का पूरा चेहरा था वो सोने के मास्क से ढका हुआ था। इतना ही नहीं, मम्मी जिस कॉफिन में रखा गया था उसके ढक्कन पर भी हूबहू वैसा ही सोने के मास्क की नक्काशी की गई थी। मम्मी को कई बार एक्सरे और सीटी स्कैन के लिए निकाला गया और फिर इनकी सहायता से इनका एक 3D इमेज बनाया गया। ऐसा कहा जाता है कि एक्सरे और सीटी स्कैन की प्रक्रिया से गुजरने के बाद जब मम्मी को वापस मकबरे में रख दिया गया तो उसके बाद भी कई बार मिस्र के जो पिरामिड हैं उनके आसपास तूतनखामेन की आत्मा को घूमते हुए देखा गया है। साथ ही वहाँ अजीब तरह के संगीत की आवाज़ भी सुनाई देती है। इस तरह हम देखते हैं कि तूतनखामेन अपने जीवन में इतना प्रसिद्ध नहीं था जितनी प्रसिद्धि इसे मृत्यु के बाद मिली। कहते हैं तूतनखामेन के मकबरे के पास एक गुप्त चैम्बर है जो रानी नेफरतीती का मकबरा हो सकता है। रानी नेफरतीती फ़राओ अखनातन की पत्नी और तूतनखामेन की माँ थी। तो देखिए यहाँ पर ये वो सोने का बना हुआ मास्क है जो मम्मी के चेहरे पर और कॉफिन के ढक्कन के ऊपर बना हुआ था। और ये देखिए यहाँ पर उस कॉफिन के अंदर मम्मी तैयार करके रखा जा रहा है और ये वो पिरामिड है मिस्र का जिसके बारे में कहा जाता है कि तूतनखामेन की आत्मा अभी भी वहाँ घूमती रहती है। आज हम पढ़ेंगे A.R. विलियम्स की लिखी स्टोरी डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूज, यानी टट के बारे में डिस्कवरी जो एक दुखद गाथा है। सागा यानी दुखद गाथा अभी भी जारी है। ही वॉज जस्ट ए टीनएजर व्हेन ही डाइड। वो सिर्फ 19 वर्ष का था, यानी कि जिस समय राजा टट की मृत्यु हुई उस समय वो टीनएजर था। उसकी उम्र लगभग 19 वर्ष थी। द लास्ट हेयर ऑफ द पावरफुल फैमिली दैट हैड रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज। वह मिस्र पर सदियों तक राज करने वाले शक्तिशाली राजवंश का अंतिम उत्तराधिकारी था। ही वॉज लेड टू रेस्ट विथ गोल्ड एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसे सोने से लाद कर, लैडन विथ गोल्ड यानी सोने से लाद कर कब्र में दफनाया गया और फिर समय के साथ लोग उसे भूल गए। Since the discovery of his tomb in 1922, the modern world has speculated about what had happened to him. तो
1922 में खोज के दौरान जब टट का मकबरा मिला तो मकबरे की खोज के बाद लोग ये अनुमान लगाने लगे कि आखिर टट के साथ क्या हुआ होगा, इसकी मृत्यु कैसे हुई, विथ मर्डर बीइंग मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी। और अधिकतर लोगों ने इस बात का कयास लगाया कि टट की मृत्यु का कारण उनका हत्या होना है। नाउ leaving his tomb for the first time in almost 80 years. 1922 में जब मकबरे की खोज हुई तो उसकी खोज के 80 साल बाद उसे कब्र से निकाला गया। पहली बार Tut has undergone a CT scan that offers new clues about his death and life. और उसे कब्र से निकालकर उसका सीटी स्कैन किया गया ताकि सटीक जानकारी मिल सके उसके जीवन और मृत्यु के बारे में, ख़ासकर उसकी मौत कैसे हुई थी, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि उसकी हत्या हुई होगी। एंड प्रोवाइड्स प्रिसाइज डेटा फॉर एन एक्यूरेट फॉरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ बॉयज़ फैरो। और मम्मी के सीटी स्कैन से प्राप्त सटीक डेटा के अनुसार फॉरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन किया जाएगा, मतलब उस बालक राजा के चेहरे का 3D पिक्चर बनाने का प्रयास किया जाएगा कि बालक राजा टट कैसा दिखता था। एन एंग्री वर्ड स्टार्ड अप ghostly dust devil as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egypt cemetery known as the Valley of the King। तो राजा टट को कहाँ दफनाया गया था मालूम है आपको? राजा टट को वैली ऑफ किंग्स में दफनाया गया था। तो वैली ऑफ किंग्स कौन सी जगह है? ये जो एंशेंट इजिप्ट है वहाँ पर एक जगह है जहाँ पर सिर्फ राजाओं को दफनाया जाता है, तो उस जगह को कहा जाता है वैली ऑफ किंग्स। ठीक है, तो जब वहाँ से वैली ऑफ किंग में टट का मकबरा था और जब उस मकबरे को खोल करके उसकी मम्मी को बाहर निकाला गया तो इतनी तेज़ हवा चलने लगी कि धूल जो है वो बवंडर की तरह ऊपर की ओर जाने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कोई शैतानी रूह जाग गई हो। डार्क बेलिड क्लाउड्स हैड स्कडेड अक्रॉस द डेजर्ट स्काई ऑल डे। तो पूरे दिन जो खाली आसमान था उसमें काले काले बादल बड़ी तेज़ी से उड़ते रहे। एंड नाउ वर वेलिंग द स्टार्स इन कास्केड ग्रे। और अब जबकि शाम हो गई थी तब ऐसा लग रहा था कि मानो इन बादलों ने बिल्कुल सुरमई पिटारे में, यानी शाम हो गई थी काला हो रहा था है ना, कि पीछे तारों को छुपा लिया, यानी बादल अभी भी छाए हुए थे। ऑन 5 जनवरी 2005, 5 जनवरी 2005, ठीक है, इट वॉज 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005। तो 2005 का 5 जनवरी था और शाम के 6 बजे थे। द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममी ग्लिडेड हेड फर्स्ट इनटू ए सिटी स्कैनर। तो विश्व की प्रसिद्ध मम्मी सिर की ओर से सीटी स्कैनर में धीरे धीरे अंदर की ओर गई। तो ये सीटी स्कैनर कहाँ से आया? ब्रॉट हियर टू प्रोब द लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज। लिंगरिंग यानी कि अनसुलझे, मेडिकल मिस्ट्रीज यानी मेडिकल रहस्य ऑफ दिस लिटिल अंडरस्टूड यंग रूलर who died more than 3,300 years ago। ठीक है, तो
इस मम्मी के इसको सिर की ओर से सीटी स्कैनर में डाला गया। तो स्कैनिंग करने के लिए एक मोबाइल स्कैनर लाया गया था ताकि इस युवा शासक जो 3300 साल पहले मरा था, इस मोबाइल स्कैनर से उसकी मेडिकल जांच करके, प्रोब यानी जांच पड़ताल करके उससे संबंधित लिंगरिंग यानी कि अनसुलझे रहस्यों से वो पर्दा हटा सकें। ठीक है, तो all afternoon the usual lines of tourists from around the world has descended into the cramped rock-cut tomb some 26 feet underground to pay their respect। तो जब लोगों को इस मकबरे के खोले जाने का पता चला तो पूरे संसार से जितने भी पर्यटक वहाँ पर उस समय मौजूद थे, तो वो सारे पर्यटक तीसरे पहर से ही इस युवा तट के मम्मी को श्रद्धांजलि देने के लिए लाइन लगा करके आने लगे। They gazed at the murals यानी भित्ति चित्र क्या, जो दीवालों पे बने हुए थे, है ना, murals on the walls of the burial chamber and peered at Tut's gilded face। ठीक है, तो वहाँ पर क्रैम्प्ड यानी कि एक सकरा सा मकबरा बना था जो एक पत्थर को काट करके लगभग 26 फीट गहराई में बना हुआ था। तो ये लोग इस सकरे से मकबरे में जा कर के अपने उसको श्रद्धांजलि देने लगे। तो कब्र जिस कमरे में थी उस कमरे की दीवार पर उकेरे गए जो म्यूरल्स थे, उन म्यूरल्स को यानी भित्ति चित्रों को श्रद्धांजलि देने जो पर्यटक पहुँचे थे वो उसको भी बड़े ध्यान से देखते, फिर तट के बने सोने के चेहरे को देखते हैं। तो ये सोने का चेहरा वास्तव में सोने का बना हुआ एक मास्क था जो मम्मी के चेहरे पर लगाया गया था। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द मम्मी शेप्ड आउटर कॉफिन लिड। ठीक है, तो सबसे विचित्र बात ये थी कि जो कॉफिन था, ताबूत था, उसके ढक्कन पर बना, जो ढक्कन पर भी एक मास्क बना था, वो भी बिल्कुल आश्चर्यजनक ढंग से मम्मी के चेहरे पर बने मास्क से मिलता जुलता था। तो ताबूत की ढक्कन पर ये जो नक्काशी की गई थी ये भी कैसी थी, सोने की थी। देन सम विजिटर्स रीड फ्रॉम गाइड बुक इन ए विस्पर। तो कुछ पर्यटक थे वो धीमी आवाज़ में गाइडों से कुछ पढ़ रहे थे। परहैप्स अदर्स स्टूड साइलेंटली, परहैप्स pondering Tut's untimely death in his late teens। और कुछ जो पर्यटक थे वो चुपचाप मकबरे में खड़े थे, इधर उधर देख रहे थे, कुछ सोच रहे थे शायद कि इस युवा शासक की अल्पायु में ही यानी कि उसके अपने ही टीन एज के अंतिम सालों में भला किस कारण से मृत्यु हो गई होगी। ठीक है, ये उनको समझ में नहीं आ रहा था। देन टीन्स और पॉन्डरिंग विथ ए शिवर यानी कांपना, इफ द फेरोज कर्स डेथ और मिसफॉर्च्यून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब्ड हिम वॉज रियली ट्रू। और कुछ तो ये सोच करके ही वहाँ मकबरे में खड़े हैं और सोच रहे हैं, और सोच करके ही वो कांप उठते थे कि वास्तव में क्या फ़ेरो का श्राप सच हो सकता है, यानी कि जो लोग उसको उसकी शांति से जगाने की कोशिश करेंगे क्या उनकी मृत्यु हो सकती है या कोई मुसीबत आ सकती है। तो यही सब सोच करके वो थोड़ा शांति बनाए रखने का प्रयास कर रहे थे, बहुत धीरे धीरे बोल रहे थे। द मम्मी इज़ इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ वॉट कार्टर डिड इन 1920s, said Zahi Hawass, Secretary General of Egypt's Supreme Council of
antiquities as he leaned over the body for long first look। ठीक है, तो जाही हवास जो मिस्र के सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटी के महासचिव थे, मम्मी के ऊपर झुककर काफ़ी देर तक देखते रहे और फिर बोले, अरे रे मम्मी, जो कुछ भी कार्टर ने मम्मी के साथ किया उसकी वजह से मम्मी की हालत तो बहुत ख़राब हो गई है। कार्टर, हावर्ड कार्टर, दैट इज़ was the British archaeologist who in 1922 discovered Tut's tomb after years of futile searching। ठीक है, तो कार्टर, जिसका पूरा नाम हावर्ड कार्टर था, ये वही ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कई सालों के असफल प्रयासों के बाद 1922 में टट के मकबरे को ढूंढ निकाला था। Its contents, though hastily ransacked, ठीक है, ransacked यानी कि छानबीन करना, इन एंटीक्विटी, एंटीक्विटी यानी कि पूरा महत्व की जो चीज़ें थी, वर सरप्राइजिंगली कंप्लीट। तो मकबरे के अंदर जो भी मकबरे में उनके साथ दफनाया गया जो भी सामान था, उस पूरा महत्व की जो चीज़ों का जब ये लोग छानबीन करने लगे तो जल्दी जल्दी छानबीन करने के चक्कर में उसे एकदम तितर बितर कर दिया था। लेकिन फिर भी उसमें कुछ भी टूट फूट नहीं हुआ था। ठीक है, हैस्टली रैंसैक्ड इन एंटीक्विटीज वर सरप्राइजिंगली कंप्लीट। सब कुछ आश्चर्यजनक रूप से सही सलामत था, कुछ भी उसमें से मिसिंग नहीं हुआ था। They remains the richest royal collection ever found and have become part of perhaps legend। राजसी वस्तुओं के अब तक मिले चीज़ों में सबसे अनोखा और समृद्ध भंडार था ये टट की मम्मी। तो सोचने जैसी बात है कि टट की मृत्यु 3300 ईसा पूर्व हुई थी। आज जब उसका मकबरा खोला गया तब भी उसके साथ दफन की गई सभी चीज़ें सही सलामत थी। तो यही सब फेरो के दंत कथाओं का एक हिस्सा बन गई थी। स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स क्या होती हैं? कलात्मक चीज़ें, कलाकारी की हुई चीज़ें। इन गोल्ड, देयर इटर्नल स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड। तो सोने की बनी आर्टिफैक्ट यानी कलात्मक चीज़ें, जैसे कि तरह तरह के आभूषण, वो इतने खूबसूरत थे कि लोग आश्चर्यचकित हो गए थे। ठीक है, देयर इटर्नल ब्रिलियंस मीन्स टू गारंटी रिजरेक्शन। तो उनकी शाश्वत चमक, ऐसा लग रहा था कि मानो ये पुनर्जीवन की गारंटी देते हैं, है ना। तो पुनर्जीवन क्या? ठीक है, तो पुनर्जीवन के बारे में इसलिए कहा जा रहा है, और ये सब चीज़ें टट की मम्मी के साथ क्यों रखी गई थी, इसका थोड़ा सा खुलासा किया गया है कि पहले जब किसी की मृत्यु हो जाती थी तो उसके साथ उसके वस्त्र, बर्तन, आभूषण, सिक्के, रोज के उपयोग की चीज़ें, सभी कुछ उस मृत व्यक्ति के साथ दफना दिया जाता था, क्योंकि लोगों को ये विश्वास था कि इस व्यक्ति का पुनर्जन्म होगा और आने वाले नए जन्म में उसे इन सब चीज़ों की ज़रूरत होगी, इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत होगी। इसलिए वो सारी उपयोग की चीज़ें उसके साथ क्या करते थे, दफना देते थे। तो उन्हें ऐसा लगता था कि ये पुनर्जन्म होगा, रिजरेक्शन होगा, इसलिए उसे इसकी ज़रूरत होगी। देन कॉज्ड ए सेंसेशन एट द टाइम ऑफ डिस्कवरी। तो जिस समय टट के मकबरे की खोज हुई, उसे खोला गया और ये सब चीज़ें देखी गई, तो उन्हें देखकर एक अजीब सी अनुभूति भर जा रही थी लोगों के अंदर, और ये चीज़ें आज भी
लोगों को उतना ही आकर्षित करती हैं and still get the most attention. But Tut was also buried with everyday things he would want in the afterlife. ठीक है, तो इसी विश्वास के कारण टट को भी इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख करके उसके दैनिक उपयोग की चीज़ों के साथ दफनाया गया था। तो अब देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें उसके साथ दफनाई गई थी। बोर्ड गेम्स, ब्रॉन्ज रेजर, लिनन अंडरगारमेंट्स, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, है ना। सोने चांदी की चीज़ें तो थी ही, इनके अलावा उसके जो बोर्ड गेम थे, खेल का सामान था, कांसे का एक उस्तरा, लेनिन के बने अंतःवस्त्र, उसके सूखे मेवे, भोजन और शराब की पेटियां, ये सारी चीज़ों के साथ उसको दफनाया गया था। आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुल रिकॉर्डिंग ऑफ फेरोज फ्यूनररी ट्रेजर, तो फेरो के साथ दफन की हुई दौलत का महीनों तक बहुत ही सावधानी के साथ हर चीज़ के विवरण को लिख करके रिकॉर्ड में रखा गया। कार्टर बिगेन इन्वेस्टिगेटिंग हिज 3 नेटेड कॉफिन, और उसके बाद कार्टर जो है 3 लेयर में बने कॉफिन यानी ताबूत की जांच करना उन्होंने प्रारंभ किया। ओपनिंग द फर्स्ट ही फाउंड ए श्राउड यानी कफन, adorned यानी सजाया गया था, विथ गार्लैंड्स यानी माला ऑफ विलो एंड ओलिव लीव्स, वाइल्ड सेलेरी, लोटस पेटल्स एंड कॉर्नफ्लावर्स। तो पहले स्तर को खोलने पर उसे वहाँ एक श्राउड मिला यानी कफन दिखाई दिया, है ना, जिसे बहुत अच्छी तरह सजाया गया था। किन चीज़ों से? सब प्राकृतिक चीज़ों से सजाया गया था। जैसे बिलो, जो एक तरह की लता होती है फूलों की, उसकी माला से, जैतून की पत्तियों के माला से, जंगली सेलेरी की पत्तियों से, कमल की पंखुड़ियों और कॉर्नफ्लावर से ये पूरा जो कॉफिन था बहुत अच्छी तरह क्या किया गया था, सजाया गया था। द फेडेड एविडेंस ऑफ ए ब्यूरियल इन मार्च और अप्रैल, तो इन सूखे हुए फूल, पत्तों और मालाओं से इतना तो स्पष्ट हो रहा था कि टट की अंत्येष्टि मार्च या अप्रैल में हुई होगी, क्योंकि यही वो समय है जिस समय ये फूल आते हैं। When he finally reached the mummy, though he ran into the trouble, तो एक एक लेयर को देखते हुए, एक एक लेयर का निरीक्षण करते हुए जब वो कॉफिन से होता हुआ मम्मी तक पहुंचता है, तब उसके सामने असली समस्या शुरू हो जाती है। क्या समस्या शुरू होती है? The ritual resins had hardened, cementing Tut to the bottom of his solid gold coffin. तो अंतिम संस्कार के रस्मों में जो किशमिश यूज़ हुआ था, ढेर सारी किशमिश यूज़ हुआ था, वो इतने समय की गर्मी और दबाव के कारण जम करके कठोर हो गया था। इतना कठोर हो गया था कि टट की मम्मी को ठोस सोने के कॉफिन के तली में सीमेंट की तरह जमा दिया था। इतनी बुरी तरह जम गया था कि टट की मम्मी को निकालना संभव ही नहीं था। No amount of legitimate force could move them. Carter wrote later what was to be done. तो कोई भी जो शक्ति प्रयुक्त किया जा सकता था वो उसे हिला नहीं सकी। खूब दमखम लगा लिया पर मम्मी हिली तक नहीं। तो कार्टर लिखता है अब क्या करें, है ना। कार्टर रोट व्हाट वाज टू बी डन। तो अब
अगर मम्मी का स्टडी करना है तो उसे निकालना तो पड़ेगा कैसे भी करके। तो क्या उपाय लगाया जाता है मम्मी को बाहर निकालने के लिए, ये हम आगे देखेंगे। द सन कैन बीट डाउन लाइक ए हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट। मिस्र का वो सुदूर दक्षिणी हिस्सा जहाँ तट दफन था, सूर्य अपनी पूरी प्रखरता से चमकता था। ऐसा लगता था मानो कि प्रचंड गर्मी का हथौड़ा पड़ रहा हो। हैमर यानी हथौड़ा, है ना। तो इजिप्ट एंड कार्टर ट्राइड टू यूज़ इट टू लूजन द रेजिन। तो कार्टन ने सोचा कि क्यों न इसी गर्मी का असर, इसी प्रचंड गर्मी का असर जो है इन किशमिश को ढीला करने के लिए किया जाए। ठीक है। फॉर सेवरल आवर्स ही सेट द मम्मी आउटसाइड इन ब्लेजिंग सनशाइन दैट हीटेड इट टू 149 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो उसने मम्मी को बाहर धधकती धूप में कई घंटों रखा। इस धूप ने इसे 149 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म कर दिया। नथिंग बस्ट, लेकिन इस तेज़ तापमान का भी कोई असर नहीं हुआ। मम्मी जरा भी नहीं हिली, कोई नतीजा नहीं निकला। He reported with scientific detachment that the consolidated material had to be chiseled away from beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remain, है ना। तो मिक्स होकर जमे जो रेजिन के कारण जो पदार्थ नीचे जम करके सीमेंटेड हो गया था, उस चीज़ को पैर और धड़ के नीचे से छेनी से काट कर निकालना पड़ेगा, तभी फेरों के अवशेष को उठा पाना संभव होगा। कार्टन ने बिल्कुल वैज्ञानिक निष्प्रहता के भाव से बिल्कुल निर्लिप्त होकर कहा, पर ऐसा करना, छेनी से काटना कितना क्रूर होगा।